हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने राइबोस की संरचना के बारे में आप सबको बताया था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोस यानी डीएनए के बारे में, जो वो शर्करा जो कि डीएनए में पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। डी मतलब कम, हटी हुई, मतलब ऑक्सीजन के बिना। डीऑक्सीराइबोस यानी संरचना राइबोस की है पर किस रूप में पाई जा रही है? डीऑक्सीराइबोस। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं इसकी संरचना क्या होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डीऑक्सीराइबोस यही है क्योंकि यह डीएनए में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो ये शर्करा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डीऑक्सीराइबोस शुगर है। डीऑक्सी का अर्थ है ऑक्सीजन के बिना, अर्थात जब राइबोस को C2 पर स्थित OH, राइबोस में हमको पता है कार्बन नंबर 2 पर H और OH है, अगर इसके OH को हम H से विस्थापित कर दें यानी OH में से O ही गायब हो जाए तो इसका नाम हो जाता है 2-डीऑक्सीराइबोस। जैसे ये राइबोस था, C2 पर OH की जगह क्या आ जाए? O निकल जाए, H और H आ जाए तो इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा। इसका वही अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों रूपों में पाया जाता है। जैसे फ्यूरेनोस फॉर्म में कैसे अगर लिखें तो कैसे दिखेंगे? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के OH के साथ इसमें बॉन्ड बनेगा और बनेगा अल्फा डी डीऑक्सीराइबो फ्यूरेनोस फॉर्म, और ये बनेगा बीटा डी डीऑक्सीराइबो फ्यूरेनोस फॉर्म। तो डीऑक्सीराइबोस फ्यूरेनोस एंड अल्फा और बीटा फॉर्म, ये दोनों के दोनों फॉर्म जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और दोनों इम्पॉर्टेंट शर्करा है। और इसको अगर हम देखें कि जब भी हम न्यूक्लियोसाइड लिखते हैं नाइट्रोजनस बेस के साथ, ये विषम चक्रीय क्षारकों के साथ जुड़कर बीटा बंध के द्वारा, मतलब बीटा फॉर्म में ये जुड़ेगा। डीऑक्सी का OH ऊपर होता है बीटा फॉर्म में, तो जब 2-डीऑक्सीराइबोस बीटा बंधन के द्वारा विषम चक्रीय क्षारकों के साथ जुड़ा होता है तो फ्यूरेनोस फॉर्म में होता है। हमेशा किस रूप में होता है? पायरेनोस फॉर्म में पाई जा सकती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, पर हमारी बॉडी में जब भी ये नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है तो किस रूप में जुड़ता है? फ्यूरेनोस फॉर्म में, और वो भी बीटा डीऑक्सीराइबो फ्यूरेनोस फॉर्म में। तो अब फॉर एग्जाम्पल थायमीन है, थायमीन का फॉर्मूला ये है, एक बेंजीन न्यूक्लियस में 2 नाइट्रोजन है, कार्बन नंबर 1 पर नंबर 1 पर और नंबर 3 पर, बाकी 2 O डबल बॉन्ड O है और एक 5 नंबर पे CH3। तो इसको बोलते हैं हम विषम चक्रीय क्षार थायमीन। ये O के साथ N के साथ ही जल का अणु इसमें से निकल जाता है और हमें क्या मिलता है? 2-डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस और एक शर्करा के साथ मिलता है। अगर इसमें एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाए तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब हम अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स पढ़ेंगे तब हम न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ेंगे और न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ेंगे। इसके बाद आज इसी क्लास में मैं, चूँकि अभी हमारा मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट हो गया, हमने मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज की संरचना पढ़ ली, फ्रक्टोज की संरचना पढ़ी। अब आज से हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स किसे कहते हैं? डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बनते हैं, यानी जो आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ी होती है, यानी एक की जगह 2 यूनिट्स अगर जॉइंट हो जाएं तो उनका बोलते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स का अगर हम जल अपघटन करें अम्ल के द्वारा या किसी एंजाइम के द्वारा तो हमें 2 अलग अलग मोनोसेक्राइड यूनिट प्राप्त हो जाती हैं। ये दूसरा शब्द हो गया, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट को जब जोड़ेंगे तो जल का अणु निकल जाएगा और हमें डाइसेक्राइड मिलेगा। या फिर उल्टा बोलें कि माल्टोज या डाइसेक्राइड का जल अपघटन करें या एक जल का अणु जोड़ें तो हमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिल जाएंगी। और ये अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है? या तो अम्ल की उपस्थिति में या जल की उपस्थिति में। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज C12H22O11 जल अपघटन करें, हमें ग्लूकोज की 2 यूनिट्स मिलती हैं, यानी कि माल्टोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है,
इसका जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है। स्यूक्रोज का जल अपघटन, जो चीनी शर्करा जिसको हम खाते हैं डेली यूज़ में, उसका जल अपघटन करेंगे तो हमें 50% ग्लूकोज एंड 50% फ्रक्टोज मिलेगा। और ये तीनों हमारे कोर्स में है, माल्टोज, लैक्टोज एंड स्यूक्रोज। एक एक करके हम डाइसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेंगे, पर आज हम प्रिलिमिनरी इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्लासिफिकेशन, दो मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। दोनों यूनिट पे सब पे 6 कार्बन है, पर ये 6 कार्बन आपस में किस जगह से जुड़े हुए हैं इसको इस्टेब्लिश करना हमें। तो इसके आधार पर डाइसैकेराइड्स को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 1 यानी एक यूनिट का एक कार्बन नंबर 1 4' ग्लाइकोसाइडिक लिंक में दूसरी यूनिट के चौथे कार्बन से अगर जुड़ता है, एक का एनोमेरिक कार्बन C1 दूसरी मोनोसैकेराइड यूनिट के C कार्बन नंबर 4 पर ऑक्सीजन से बंधित होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फॉर एग्जांपल माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों रिड्यूसिंग होती हैं तथा म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करती हैं। एक बात हमेशा ध्यान दो, अगर रिड्यूसिंग होगी तो इन दोनों यूनिट्स में से कोई ना कोई यूनिट ऐसी होगी जिसमें हेमी एसिटाइल लिंकेज होगा, और वो हेमी एसिटाइल लिंकेज खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है, यानी फ्री एल्डिहाइड समूह भी आ सकता है। और अगर फ्री एल्डिहाइड आता है तो वो अभिक्रिया करेगा फेलिंग बेंडिक टॉलन से, इसलिए वो रिड्यूसिंग होगा और इसीलिए वो अल्फा और बीटा फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए वो म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करेगा। दूसरा है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर एक का कार्बन नंबर 1 दूसरे मोनोसैकेराइड की कार्बन नंबर 6 के ऑक्सीजन से बंधित होगा, फॉर एग्जाम्पल जेंटीबायोस, तो ये रिड्यूसिंग शुगर, तो ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को जन्म देते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है जेंटीबायोस, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। 1,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट के कार्बन नंबर 1 के एनोमेरिक कार्बन के बीच में से बंधित होता है, पर ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ रहा है, पर हमें जो पढ़ना है वो है स्यूक्रोज, और स्यूक्रोज में जो बंधन होता है 1,2' ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि हमें पता है स्यूक्रोज में कार्बन नंबर 1 यानी कि ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 2 यानी कि फ्रक्टोज का आपस में बंधन होगा। तो दोनों के कार्बोनिल ग्रुप अगर बंधित हो जाते हैं तो इनके बीच में कोई भी रिंग खुलने की संभावना नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों शुगर जो होती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। तो कल हम डिटेल में माल्टोज को स्टडी करेंगे, तब तक ठीक है, ओके, थैंक यू।